नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, हम सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। याद रखेंगे बच्चे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो चलिए बच्चे जरा समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में हम क्या पढ़ रहे थे। बच्चे आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र मैंने पढ़ा दिया था। अच्छा, मैं पिछली क्लास में आपको ये बता रहा था कि किस तरीके से विकसित देशों के अर्थव्यवस्था के विकास के प्रारंभिक चरण में हमने देखा। तो आपने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र का वैसे ही महत्व था। फिर देखा कि धीरे धीरे कारखानों का उदय हुआ, कारखानों का प्रसार हुआ और द्वितीय क्षेत्र की उपयोगिता भी क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है बच्चे, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लगभग पिछले, अगर आप 100 वर्षों की बात करें, मैं बच्चे विगत 100 वर्षों की बात करता हूँ। विगत मतलब जो बीते गए, बीते हुए अगर 100 वर्ष की बात की जाए तो ये देखा जा रहा है कि विकसित देशों में, याद रखिएगा बच्चे कहाँ पर कि मैं बात कर रहा हूँ, विकसित देशों में। ये पिछले 100 वर्षों में ये देखा जा रहा है कि विकसित देशों में जो मैंने आपको द्वितीय क्षेत्र बताया था कि तेजी से बढ़ रहा था, तो याद रखिएगा कि द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर बदलाव हुआ है। तो हमने देखा कि विकसित देशों में अब बदलाव किधर हो रहा है, तो द्वितीय क्षेत्रों से तृतीय क्षेत्र की ओर, द्वितीय क्षेत्रों से तृतीय क्षेत्र की ओर क्या हो रहा है बच्चे, बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसका मतलब है कि हमने ये देखा कि अब द्वितीय क्षेत्र जो है किस क्षेत्र की ओर जा रहा है, तृतीय क्षेत्र की ओर जा रहा है, बहुत तेजी से। अच्छा, याद रखिएगा कि कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब हमने ये भी देखा कि कुल उत्पादन की दृष्टि से, कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। याद रखिएगा कि कुल उत्पादन की दृष्टि से हमने क्या देखा कि सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। और याद रखिएगा कि अधिकांश लोग, याद रखिएगा अधिकांश लोग इसी में नियोजित भी हैं, यानी इसी में क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 100 वर्षों में कि द्वितीय क्षेत्र भी तेजी से तृतीय क्षेत्र की ओर बदल रहा है और कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा लोग, अधिकांश लोग इसी में क्या है, नियोजित हैं। इसका मतलब है कि विकसित देशों में अब ये सामान्य लक्षण है। याद रखिएगा बच्चे कि सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ना और बहुत लोगों का लगना अब विकसित देश में ये क्या है, सामान्य लक्षण है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने देखा कि अब विकसित देशों में सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ चुका है, अधिकांश लोग इसमें नियोजित हैं, नौकरी कर रहे हैं और अब ये क्या हो गया है, एक सामान्य लक्षण बन चुका है। लेकिन बच्चे अब यहीं पर थोड़ा हम अपने देश की ओर रुख करते हैं। याद रखिएगा कि अगर हमारा देश जो भारत है वो पहले तो बच्चे विकसित देश नहीं, एक विकासशील देश है। डेवलप कंट्री नहीं, क्या है, डेवलपिंग कंट्री। तो जरा हमें अपने देश में भी तो देखना है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का क्या हाल है, क्या परिवर्तन या कैसी ये चीजें चल रही हैं। तो चलिए बच्चे हम अपना अगला पॉइंट बनाते हैं और इसमें हमें किसको पढ़ना है, भारत को। तो सभी बच्चे याद रखिएगा हमारा अगला पॉइंट है भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। पहले मैं इसे मिटा दूं, आप सभी बच्चे इसे अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगली क्लास में। और बच्चे हमारा अगला जो पॉइंट है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक। सभी बच्चे याद रखेंगे हमारा पॉइंट है भारत में द्वितीयक, भारत में सबसे पहले बच्चे प्राथमिक, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र या क्षेत्रक। ठीक है बच्चे, चलिए
तो अब हम समझते हैं कि भारत में क्या अंतर है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे कि वर्तमान में मतलब आजकल भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। इस बात को याद रखिएगा कि भारत में हमने क्या देखा कि अभी जो है तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्या है, बढ़ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना बच्चे कि विकसित देशों में अब तृतीयक क्षेत्र सामान्य लक्षण है, तो हमने ये देखा कि भारत में जो है तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बच्चे। इसका मतलब है कि तृतीयक क्षेत्र की उपयोगिता बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार का अवसर भी क्या हो रहा है, तृतीयक क्षेत्र में बढ़ रहा है। क्लियर है? चलिए बच्चे जरा हम एक आंकड़े को लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बच्चे 1970 से 1971 एवं 2000 में हम आते हैं बच्चे, और याद रखिएगा कि 2010 और 2011 के मध्य मैं बीच की बात करता हूं। सही बच्चे ध्यान से देखिएगा, हम 1970-71 से लेकर 2010 और 11 के बीच में हैं। तो देख सकते हैं कि इस बीच में क्या हुआ कि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन वृद्धि हुई। याद रखिएगा कि इस बीच में हमने ये देखा कि जितने भी क्षेत्रक हैं सभी क्षेत्रक में उत्पादन वृद्धि हुई। सभी क्षेत्रक में क्या हुई बच्चे, उत्पादन वृद्धि हुई, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि तृतीयक क्षेत्र में हुई। इस बात को याद रखिएगा कि तीनों उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई तो आप क्या कहेंगे, तृतीयक क्षेत्र में। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि 1970-71 और 1910-11 के बीच अगर हम देख रहे हैं तो सभी क्षेत्रकों के उत्पादन में क्या है, आराम से तेजी से वृद्धि हो रही है। परंतु सबसे ज्यादा अगर मैंने वृद्धि देखा तो वो किस में हुई, तृतीयक क्षेत्र में। इसका मतलब है कि तृतीयक क्षेत्र की उपयोगिता बढ़ रही है, महत्व बढ़ रहा है और समय के साथ बढ़ता जा रहा है। क्लियर है बच्चे? अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि 2010-11 में तृतीयक क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। इस बात को याद रखिएगा कि 2010 और 11 में तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र भी बन चुका है। तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये भी बच्चे हम समझ सकते हैं कि 2010 और 11 में हम क्या देख रहे हैं कि जो तृतीयक क्षेत्रक है वो क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रक है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से हो रही है, तृतीयक क्षेत्र में हो रही है। क्लियर हो चुका? अच्छा, लेकिन प्रश्न है कि ठीक है चलिए 2010-11 में तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, भाई क्यों ये महत्वपूर्ण है, हमें ये भी तो समझना है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए जरा इसको समझते हैं कि आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है तृतीयक क्षेत्र, ताकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जरा देखते हैं कि तृतीयक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चे इसे क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स में सीखेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? पहले मैं इसे मिटा दूं बच्चे, आप सभी समझ चुके हैं? ठीक, जहां बच्चे परेशानी हो तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और जो लिखना हो तुरंत राइट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स बच्चे। अदरवाइज वीडियो में तो है ही, आप बस आराम से मेरी बात को सुनते रहेंगे, अपने आप सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, किसी को थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। और हाँ बच्चे, मैं हमेशा कहता हूं आप खुद पे विश्वास रखेंगे, आप खुद में योग्य हैं, चीजों को अच्छे से समझिए और सब कुछ पढ़ो। चैनल को बच्चे नहीं लाइक किया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तृतीयक क्षेत्र तेजी से बढ़ा और ये क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे कि किसी भी देश में अनेक सेवा की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे कि कोई भी देश हो, किसी भी देश में अनेक सेवा की आवश्यकता होती है। अनेक सेवा की क्या होती है बच्चे, अनेक सेवा की आवश्यकता होती है। तो जरा सोचिए, अगर अनेक सेवा की आवश्यकता होगी तो सेवा क्षेत्र कौन है, तृतीयक क्षेत्र ही तो है। इसका मतलब है कि तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्या होगा, अपने आप ही बच्चे बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेवा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और याद रखिएगा बच्चे कि ऐसे सेवाओं को हम बुनियादी सेवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इन्हें? ऐसे सेवाओं को बुनियादी सेवा कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, बुनियादी आवश्यकता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, बुनियादी सेवा कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चे, अगर बुनियादी सेवा होगी तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी, इसकी जिम्मेवारी
सरकार लेगी। अगर आपको चलने के लिए सड़क चाहिए तो सरकार बनाकर देगी। परिवहन व्यवस्था, सरकार परिवहन व्यवस्था करेगी। आपके लिए स्कूल विद्यालय खोलेगी, आपके लिए हॉस्पिटल खोलेगी, सामुदायिक केंद्र खोलेगी। तो याद रखिएगा बच्चे कि हमने ये देखा कि किसी देश में भी अनेक सेवाओं की जरूरत होती है और इन सेवाओं को बुनियादी सेवा कहते हैं और बुनियादी सेवाओं की जिम्मेदारी कौन लेगी? सरकार लेगी। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट, बच्चे मान लेते हैं कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन जरा एक बात बताइए कि क्या कृषि एवं उद्योग के विकास में, जरा समझने की बात है बच्चे, कि कृषि एवं उद्योग के विकास में क्या परिवहन नहीं चाहिए? चाहिए बच्चे, तभी तो माल बाजार तक जा पाएगा, कारखानों तक जा पाएगा। तो याद रखिएगा कि कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवहन हमारी आवश्यकता है। क्या परिवहन के साथ साथ भंडारण नहीं चाहिए? भंडारण भी तो चाहिए बच्चे। बड़े बड़े शीतगृह नहीं खुलेंगे, भंडार करने की जगह नहीं होगी तो कहाँ चीजों को आप भंडार करेंगे? तो याद रखिएगा कि जिस तरह से कृषि और उद्योग का विकास हो रहा है उसके साथ साथ आपको परिवहन, भंडारण जैसी सुविधाओं का विकास होना चाहिए। तो क्या ये तृतीय क्षेत्र नहीं है? क्या ये सेवा क्षेत्र नहीं है? डेफिनेटली बच्चे सेवा क्षेत्र है। अच्छा, फिर याद रखिएगा कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, याद रखिएगा अगर आय बढ़ती है तो लोगों को और भी सुविधाएं चाहिए। याद रखिएगा अगर आय बढ़ती है तो लोगों को सेवाएं चाहिए, लोगों को सेवाएं चाहिए। याद रखेंगे बच्चे, सेवाएं चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए बच्चे इसी को सोचते भाई कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी आय बढ़ रही है तो आपको रेस्तरां भी तो चाहिए, आय बढ़ेगी तो सेवा भी तो चाहिए, रेस्तरां चाहिए बच्चे। पर्यटन, लोग घूमने जाएंगे तो क्या पर्यटन नहीं है? सेवा चाहिए बच्चे। तो याद रखिएगा कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों को सेवाएं भी चाहिए, उन्हें रेस्टोरेंट चाहिए बच्चे, पर्यटन चाहिए, शॉपिंग मॉल चाहिए। आखिर खरीदारी कहाँ करेंगे? तो शॉपिंग के लिए उन्हें शॉपिंग मॉल चाहिए। क्लियर हो गया बच्चे? फिर याद रखेंगे अस्पताल चाहिए, तो अस्पताल निजी क्षेत्र में भी होते हैं। तो हमने देखा कि निजी क्या होना चाहिए? निजी अस्पताल होना चाहिए बच्चे। फिर निजी स्कूल भी तो चाहिए, एटसेट्रा। तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे लोगों को सेवाएं भी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेस्टोरेंट चाहिए, पर्यटन चाहिए, शॉपिंग करें, निजी अस्पताल चाहिए, निजी स्कूल चाहिए। तभी तो बच्चे सेवा क्षेत्र भी डे बाय डे, दिन प्रतिदिन विकसित होता जाएगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरा बच्चे याद रखिएगा कि आजकल देखते हैं सूचना और संचार बहुत सारी सेवाएं आ गई हैं। सूचना एवं संचार की सेवाएं, ये भी तो चाहिए, सूचना एवं संचार की सेवाएं। जैसे बच्चे मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, जेरोक्स है, ये जो सारी चीजें हैं क्या है? ये टेक्नोलॉजी, ये भी तो सुविधाएं, सेवाएं हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि हमें संचार पे आधारित, टेक्नोलॉजी पे आधारित, सूचना पे आधारित बहुत सारी क्या चाहिए? सेवाएं भी चाहिए। तो अंततः हम देख रहे हैं कि सभी क्षेत्र में सेवा की संख्या में क्या हो रही है? बढ़ भी रही है। तो बच्चे यहाँ पर हमें इस बात को समझना है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि जैसे जैसे ये चीजें विकसित होंगी तो जाहिर है कि वैसे वैसे सभी सेवाओं क्षेत्र में क्या होगी? वृद्धि भी होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सभी सेवा क्षेत्र में, जितने भी सेवा क्षेत्र हैं, क्या सभी में समान वृद्धि हुई है? नहीं। याद रखिएगा कि सभी सेवा क्षेत्र में समान वृद्धि नहीं हुई है। इस बात को याद रखिएगा कि सभी सेवा क्षेत्र में समान वृद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों की मांग भी तो अलग अलग होती है। जिसकी मांग ज्यादा होगी उसकी वृद्धि ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा कि सभी सेवा क्षेत्र में समान वृद्धि नहीं हुई है, समान वृद्धि नहीं हुई है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सेवा क्षेत्र का तेजी से क्या हो रहा है? भारत में विकास हो रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि भारत में सेवा क्षेत्र में कई तरह के लोगों का नियोजित भी करता है। याद रखिएगा कि भारत के सेवा क्षेत्र में कई तरह के लोग क्या हैं? नियोजित भी हैं। क्योंकि बच्चे अगर इतना ज्यादा सेवा क्षेत्र का विकास होगा तो उसमें लोगों की भी तो जरूरत होगी। तो
तो इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि सेवा क्षेत्र में कई तरह के लोग क्या हैं, नियोजित भी हैं, मतलब नौकरी भी कर रहे हैं। याद रखेंगे कि सेवा क्षेत्र में कई तरह के लोग नियोजित हैं। कई तरह के लोग क्या हैं, नियोजित भी हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से सेवा क्षेत्र में कई तरह के लोग क्या हैं, नियोजित हैं, अपना काम कर रहे हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। अब याद रखेंगे कि उन सेवाओं की संख्या सीमित है। याद रखिएगा कि अभी भी उन सेवाओं की संख्या बहुत सीमित है जिसमें कुशल और शिक्षित लोग चाहिए। याद रखिएगा कि उन सेवाओं की संख्या अभी भी सीमित है हमारे यहाँ बच्चे। उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें कुशल एवं शिक्षित लोग चाहिए। हो सकता है कि शिक्षा का मापदंड वैसा नहीं हो ताकि हमारे पास कुशल लोग नहीं आ पाए। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि अभी भी उन सेवाओं का विकास बहुत सीमित हुआ है जिसमें कुशल और शिक्षित लोग चाहिए, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं होगी तो उसे हम सेवा क्षेत्र में प्रयोग कैसे कर पाएंगे, ये भी तो समझना है आपको। ठीक है, फिर याद रखिएगा बच्चे कि भारत में जो सेवा क्षेत्र है उसमें कई तरह के लोग नियोजित हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भारत के सेवा क्षेत्र में क्या है, कई तरह के लोग नियोजित हैं। अब देखिए, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो छोटे काम में नियोजित हैं। इस बात को भी समझना है हमें कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो छोटे काम में नियोजित हैं। वे छोटे काम में क्या है, नियोजित हैं। तो हमें यह भी बात समझना है बच्चे कि ठीक है, चलिए, काफी संख्या में जो लोग हैं वो छोटे काम में नियोजित हैं। तो ये छोटे काम में जो नियोजित हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो छोटे काम में नियोजित है उसमें क्या है, जैसे बच्चे दुकान है बच्चे, मरम्मत कार्य है, परिवहन सेवा है, इसमें भी न जाने कितने लोग लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे क्षेत्र में भी भारत में क्या है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और सबको क्या है, रोजगार मिला है। और याद रखिएगा, बहुत मुश्किल से जीवन निर्वाह होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से जीवन निर्वाह होती है। इनकी प्रॉब्लम क्या है बच्चे कि बहुत मुश्किल से जीवन निर्वाह होती है, क्योंकि ये छोटे काम हैं, उतनी तेजी से इनमें आउटपुट नहीं होता। तो याद रखिएगा कि बहुत मुश्किल से क्या होता है, इसमें जीवन निर्वाह होता है, क्योंकि छोटे काम में जितने लोग नियोजित हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये काम सालों भर तो होते नहीं। जब जरूरत हुई तो हमें काम मिला तो हमने काम कर लिया, तो फिर जीवन सालों भर कैसे चलेगा। तो याद रखिएगा कि इनका मुश्किल जीवन निर्वाह भी क्या है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इनके पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं होता। यह भी एक प्रॉब्लम है बच्चे कि अन्य कोई विकल्प नहीं होता। अन्य कोई विकल्प नहीं होता, एक प्रॉब्लम ये भी है। बस सिंपल सी बात है, आप खुद अपने जीवन में देख सकते हैं बच्चे, अगर बाहर आप निकलते हैं तो छोटे छोटे दुकान लगे हुए हैं, रेहड़ी लगी हुई है, पटरियाँ लगी हुई है, छोटे कपड़ों की दुकान लगी हुई है, बच्चे परिवहन में लगे हुए हैं। तो ये लोग क्या हैं, ये लोग बेचारे किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं इस सेवा क्षेत्र से, क्योंकि इसमें स्थायित्व नहीं होता, पैसे की कोई श्योरिटी नहीं होती। बस जब तक काम चल रहा है तब तक काम चल रहा है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे आपको? ठीक है, चलिए, यहां तक तो हमने सीख लिया। लेकिन अब मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है, चलो, तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन है कि आज भी अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है, द्वितीय क्षेत्र में नियोजित है, या तृतीय क्षेत्र में नियोजित है? अब बच्चे हमें इन सभी क्षेत्रों की तुलना करना है। क्या करना है बच्चे? तुलना करना है, और ये पता करना है कि आज भी अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। तो चलिए बच्चे, हमारा अगला पॉइंट है कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। बच्चे, अभी भी हमें इस बात को समझना है कि अब तीनों क्षेत्रों की तुलना करते और अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है, इसको पता करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं बच्चे कि भारत के संदर्भ में जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में
परिवर्तन हुआ है। याद रखिएगा, मैं आपको भारत के संदर्भ में बता रहा हूं बच्चे। तो हमने ये देखा कि भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है, मैंने अभी आपको सिखा दिया है बच्चे, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन आया है। तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन आया है। हिस्सेदारी में क्या आया बच्चे? परिवर्तन आया है। तो हमें यह समझना है कि भाई किस तरीके से तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में क्या आया है? परिवर्तन आया है। और याद रखिएगा, लेकिन रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रॉब्लम यह है बच्चे, जैसा मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है, तृतीय क्षेत्र का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, किंतु रोजगार की दृष्टि से परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु रोजगार में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब है बच्चे कि परिवर्तन हुआ है तो वो किस में हुआ है? परिवर्तन हुआ है केवल उत्पादन में, लेकिन रोजगार में परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बात को याद रखना है बच्चे कि रोजगार में परिवर्तन क्या है? नहीं हुआ है। अब जरा समझते हैं कि ठीक है भाई, रोजगार में आखिर परिवर्तन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है और इसके पीछे क्या कारण है? याद रखिए, आज भी प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसका मतलब है कि आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग नियोजित है बच्चे। प्रॉब्लम आ गई समझ में कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग नियोजित हैं। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग नियोजित हैं। तो बच्चे अजीब सी बात है कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा था कि तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा है, सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ा है, लेकिन अजीब बात है कि प्राथमिक क्षेत्र का महत्व तो घटा है, पर रोजगार की दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि प्राथमिक क्षेत्र आज भी सबसे बड़ा नियोक्ता है। यानी सबसे ज्यादा लोग कहां नियोजित है बच्चे? प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित हैं, और वो यहीं से काम कर रहे हैं और यहीं से अपना आय कमा रहे हैं। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि दूसरे और तीसरे क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं बने हैं। याद रखिएगा बच्चे कि दोनों क्षेत्रकों में भी, दोनों क्षेत्रकों में भी रोजगार के अवसर बने हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी सबसे ज्यादा नियोक्ता किसमें है बच्चे? तो हमने देखा कि वो प्राथमिक क्षेत्र में है। और एक बात सभी लोग याद रखिएगा कि देश में आधे से अधिक श्रमिक जो है अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। देखिए बच्चे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि अभी भी ये देखा गया है कि देश के आधे से अधिक जो श्रमिक हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब जब प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि उतनी उत्पादन भी नहीं है। तो इस बात को याद रखना है बच्चे, आधे से ज्यादा श्रमिक, आधे से ज्यादा श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में है। देखिए बच्चे, अजीब सी बात है कि आधे से ज्यादा श्रमिक किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन कम है और आधे से ज्यादा श्रमिक है। प्रॉब्लम तो यही है। एक बात याद रखिएगा बच्चे कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सिर्फ 1/4 है बटा 1/4 है। क्लियर है? जरा मैं इसको मिटाऊं बच्चे। चलिए हम आगे सीखते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के आधे से ज्यादा श्रमिक किसमें लगे हुए हैं? तो वो लगे हुए हैं प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, सकल घरेलू उत्पाद में अभी भी जीडीपी में जो योगदान है बच्चे, में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का 1/4 है। कितना बच्चे? 1/4। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि अभी भी हमारी सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र का कितना है बच्चे?
सिर्फ 1/4 है, यानी रुपए में 25 पैसे, 100 में सिर्फ 25% योगदान है और आधे से ज्यादा श्रमिक है। अच्छा, और एक चीज ये भी याद आपको रखना है बच्चे कि बाकी के जो दोनों क्षेत्रक हैं, इस बात को समझिएगा कि ये जो दोनों क्षेत्रक हैं, दोनों क्षेत्रकों में लगभग 3/4 का योगदान है। तो आप समझ सकते हैं बच्चे कि देखिए कितनी अजीब सी बात है कि प्राथमिक क्षेत्र बस 1/4 योगदान दे रहा है, 1/4 योगदान दे रहा है, लेकिन बाकी के दोनों क्षेत्रकों को मैं देख रहा हूं तो उनका योगदान कितना है बच्चे? 3/4 योगदान है, 3/4 योगदान है। क्लियर है? लेकिन याद रखिए कि कृषि क्षेत्र में श्रमिक क्षमता से क्या कर रहे हैं? कम उत्पादन कर रहे हैं, वरना योगदान क्यों नहीं बढ़ता? तो सभी बच्चे आपको याद रखना है कि कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक हैं, कृषि क्षेत्र में श्रमिक क्षमता से कम उत्पादन करते हैं। बच्चे जरा सोचिए कि इतने बड़े रोजगार को कृषि क्षेत्र ने अपने अंदर समाहित किया है, सबसे ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर योगदान 1/4 है, इतना कम। इसका मतलब है कि कृषि क्षेत्र में जो भी श्रमिक हैं वो अपनी क्षमता से क्या कर रहे हैं बच्चे? कम उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि श्रमिकों के क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है। और बच्चे कृषि क्षेत्र में इसी को क्या कहा गया है? अल्प बेरोजगारी कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चे? अल्प बेरोजगारी। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। ये क्या है? अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी को बच्चे छिपी बेरोजगारी या इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो सभी बच्चे आपको इन टोटलिटी इस बात को याद रखना है बच्चे कि मैंने दिखाया कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्र हैं भारत में, और तृतीयक क्षेत्र का महत्व बहुत तेजी से बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है, लेकिन रोजगार की दृष्टि से अगर मैं देख रहा हूं तो प्राथमिक क्षेत्र अभी भी महत्वपूर्ण है। आधे से ज्यादा श्रमिक अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में है, और सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र कितना दे रहा है? सिर्फ 1/4 हिस्सा, और बाकी के दोनों क्षेत्र 3/4 हिस्से दे रहे हैं, ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, पर उनमें रोजगारों की संख्या क्या है? कम है। तो देख सकते हैं बच्चे, इसीलिए कहा गया है कि कृषि क्षेत्र के लोग जो श्रमिक हैं, जितनी क्षमता है उससे कम उत्पादन कर रहे हैं, और इसी कम उत्पादन की क्षमता के लिए क्या कहा गया बच्चे? कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है, और क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे सब कुछ पढ़ो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।